स्टार्ट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 लास्ट चैप्टर है। नाम बताइएगा, इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली बेसिकली इस चैप्टर में 4 इंडस्ट्रीज कवर कर रहा है। मैं पहले नाम लिख लूँ, उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन दे दूँ। अब इस चैप्टर के बारे में, लास्ट चैप्टर है बुक का। सबसे पहली बात तो ये कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में बताया गया है, इन 4 इंडस्ट्रीज को, ठीक है। अच्छा, सबसे उसके बाद ये है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। लास्ट चैप्टर है, स्टूडेंट इसको प्रेफर नहीं करते, ठीक है। कहते हैं कि प्रैक्टिकल बेस्ड है, पाकिस्तान इंडस्ट्री से वो क्यों पूछेगा, वो तो पीछे जो 9 चैप्टर है बिजनेस से रिलेटेड वहाँ से पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आने की रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉम्प्लेक्स आता है। कॉम्प्लेक्स इस सेंस में कि यहाँ पे डेट्स और परसेंटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब कितना परसेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें से कितनी परसेंट पाकिस्तान है, कितनी परसेंट फॉरेन की है जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती है, ठीक है। इसके अलावा और भी इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इन 4 इंडस्ट्रीज का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बेनिफिट्स एंड लॉसेस पढ़ना है, लेकिन प्रैक्टिकल बेस पे। आज तक तो हम ये पढ़ते रहे ना कि अगर बिजनेस ये करता तो उसे बेनिफिट होता, बिजनेस ये करता तो उसे लॉस होता, लेकिन वो मैनेजमेंट लेवल पे। लेकिन ये प्रैक्टिकल बेस पे पावर इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेज हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या रेगुलेशंस हैं, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा, इसको करने का एक तरीका ये है कि मैं आपको समझा दूंगा, आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्टली ये रीडिंग बेस्ड है, क्योंकि ये इतना समझाने वाला नहीं है, लेकिन मैं जहाँ पे लगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। कोशिश करते हैं इसको आज खत्म करें, 4 हेडिंग्स को, ठीक है। पहला वाला है, पहला कौन सा है? पावर इंडस्ट्री। क्या मतलब है पावर इंडस्ट्री का? पावर जनरेशन जनरेट होती है। पावर जनरेशन, लेट्स सपोज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। ये क्या है? ये पावर की टाइप है, ठीक है। अच्छा, अब इसका पावर इंडस्ट्री का इकोनॉमी पे, ग्रोथ पे इफेक्ट होता है? होता है, बिल्कुल होता है। जो जिस कंट्री की पावर इंडस्ट्री अच्छी हो उसी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। पावर सेक्टर कौन मैनेज करता है पाकिस्तान में? एक वापडा है और एक के इलेक्ट्रिक है, ठीक है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक कराची में है, जो कराची को मैनेज करता है, कराची, ठीक। अच्छा, अब ये स्टार्ट वाले जो बॉक्स बनाए उससे ऊपर तक आप पढ़ें।
बॉक्स में कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं ऐसे ही। पहली क्या है? वैल्यू चेन। वैल्यू चेन। वैल्यू चेन का क्या मतलब है? वैल्यू चेन का मतलब ये है कि वो एक्टिविटीज़ जो कोई भी इदारा करता है अपने प्रोडक्ट को वैल्यूएबल बनाने के लिए, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से ज़्यादा बेनिफिशियल बनाने के लिए कस्टमर के लिए, ठीक है, ताकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो। हर वो एक्टिविटी जो उसके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करेगी उसके कॉम्पिटिटर से, वो उसकी वैल्यू चेन है, या उसकी वैल्यू चेन एडिड प्रोडक्ट होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब है वो मटेरियल जो हम पीछे से लेते हैं सप्लायर से। डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब है? वो मटेरियल जो हम आगे सप्लाई करते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। इस तरह की चीज़ हमने कल भी पढ़ी थी, सप्लाई चेन। हम मटेरियल पीछे सप्लायर से लेते थे, आगे जो कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इस पूरे फ्लो को हम क्या कहते हैं? सप्लाई चेन। इस पूरे फ्लो को कहते हैं। और जो हम कस्टमर से मटेरियल मंगवाते हैं वो अपस्ट्रीम, और जो हम आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो डाउनस्ट्रीम। लेट्स सपोज अगर पावर इंडस्ट्री में देखें तो हम किस चीज़ से पावर बना रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स सपोज पानी से बना रहे हैं, ठीक है, पानी या जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, वो हमारा क्या है? वो अपस्ट्रीम है। इलेक्ट्रिसिटी हमारी बन गई हमारे हेड ऑफिस में या जहाँ पे भी बनती है, उसके बाद जो आगे फर्दर कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड यूजर को, कमर्शियल यूजर को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो क्या है? डाउनस्ट्रीम है, ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, एक होती है वर्टिकल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब है कि आपने अपने कॉम्पिटिटर को खरीद लिया, आपका ही वो जिस तरह की प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उस तरह की वो बना रहा था, दोनों कॉम्पिटिटर थे, आपने उसके प्रोडक्ट को खरीद लिया, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ गया, ठीक है। ये तो आ गया हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है जुड़ जाना, दो बिजनेस का मिल जाना। वर्टिकल इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है कि आप अपने कॉम्पिटिटर, अपनी उस जो लाइन है, जिस तरह की आप प्रोडक्ट बनाते हैं वो उस लाइन से आप कोई कंपनी परचेज ना करें, ठीक है। आप अपने जो कस्टमर है या अपना जो सप्लायर है, लेट्स सपोज आप बनाते हैं टायर बनाते हैं, ठीक है, टायर बना के आप मोटरसाइकिल कंपनीज को देते हैं, टायर बनाने के लिए आपको रबड़ आती है पीछे से, ठीक है। अब वर्टिकल इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? वर्टिकल इंटीग्रेशन की भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, या आप अपने सप्लायर की जो रबड़ है वो खरीद लें, वाली बिजनेस खरीद लें, या अपने जो कस्टमर है बाइक्स वाला वो बिजनेस आप खरीद लें, ठीक है। मतलब आपके बिजनेस की लाइन में हो लेकिन आपका बिजनेस ना हो, कॉम्पिटिटर तो वही बिजनेस करे जो आप करें, कपड़ा आप बेच रहे हैं वो भी बेच रहे हैं, वो तो आ गया कॉम्पिटिटर। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन, आपकी लाइन में आप बिजनेस में हो लेकिन आप वाला बिजनेस ना हो, या आपके कस्टमर हो या आपका सप्लायर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सप्लाई चेन। सप्लाई चेन अभी समझा दी है, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल का क्या मतलब है? जो हम इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है कितनी अमाउंट में हम पैसा चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, कितनी अमाउंट में कैपिटल चाहिए, अच्छा। ये अभी कुछ इन चारों के ना, चारों के तरह तीनों के, पावर इंडस्ट्री का, ऑयल एंड गैस का और टेक्सटाइल का, प्रोडक्शन का वे लिखा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये तो फिजिक्स की बुक्स में होता है, पावर इंडस्ट्री कैसे होती है, टेक्सटाइल वाला टेक्सटाइल जो पढ़ते हैं उसको उनकी बुक्स में होता है, लेकिन एक बार ये पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत कम है, क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट को भी समझ ही नहीं आती, जो समझने के लिए उसको बहुत बैकग्राउंड में जाना पड़ता है उस सब्जेक्ट के। तो ओवरव्यू ले लेते हैं छोटा सा, उसके बाद इसको एक बार आप रीडिंग के लिए रीडिंग ज़रूर करिएगा, ठीक है। जनरेशन, सबसे पहले इलेक्ट्रिक जो पावर होगी वो जनरेट होगी। जनरेट कैसे होगी? जनरेटर यूज़ करेंगे, या जो भी हमारा सोर्स है वो यूज़ करेंगे, पानी है, हवा है, जो भी है, ठीक है। विंड से वो विंड टर्बाइन हम पढ़ते थे, वो इन्हीं काम के लिए यूज़ होते हैं। नहीं, विंड टरबाइन तो विंड एनर्जी के लिए। अच्छा, वो विंड एनर्जी के लिए। तो विंड से कैसे बनती है? विंड से तो वो जो विंड मिल्स होंगे ना वो मूव करेंगे और उससे फिर आगे प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में वो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो बनी होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं ग्रिड स्टेशन में। अब ग्रिड स्टेशन हो जाएगा अभी जब फर्दर एंड यूज़र पे इलेक्ट्रिसिटी बनती होगी, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रिड स्टेशन से एंड यूज़र तक। अच्छा, जो एट पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी बन गई, अब पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हम कहाँ पे भेजेंगे? ग्रिड स्टेशन पे। वो जगह होगी जहाँ से आगे हम फर्दर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर लेट्स सपोज वापटा है तो वापटा आगे फर्दर जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। फिर जब ग्रिड स्टेशन से आगे हमारे तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। इसका मतलब है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी और कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़र को पहुँचाएगी, उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है? वो लॉस है। समटाइम डिलीवरिंग में लॉस आ जाता है, समटाइम बनाने के टाइम लॉस आ जाता है, बनाने के बाद क्या होता है? ट्रांसमिशन के टाइम लॉस आ जाता है, ठीक है। ये उसकी बात है। ये एक छोटा सा प्रोसेस था इसका अबाउट इलेक्ट्रिसिटी बनने का। एक बार पढ़ लीजिएगा फर्दर, कोई ऐसा पॉइंट में भी आपको नज़र आ जाए जो मुझे ना आया हो, ठीक है। ये पढ़ा
बस ये तो फिर हाँ टेक्सटाइल वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बाकी तो इजी है। बस अगर समझ आ गया तो फिर तो बहुत बेस्ट है, बस रीडिंग कर लीजिएगा। सैलेंट फीचर्स, पावर जनरेशन कंपनी के सैलेंट फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले कैपिटल इंटेंसिव। क्या कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव का क्या मतलब है? कि जो यहाँ पे हम इन्वेस्ट अमाउंट करेंगे, कहते हैं पावर इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है। नॉर्मली जो पावर इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती है, ठीक है, ऐसे ही। Yes. अच्छा, हालांकि के इलेक्ट्रिक में आई थिंक सो कि कुछ शेयर्स किसी इंडिविजुअल के पास है, किसी कंपनी के पास है, एक्सेप्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। टैरिफ का क्या मतलब होता है? Pricing. जनरली जो टैरिफ का मतलब होता है वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होता है। जब हम कोई चीज़ बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं उस पर जो हमारा टैक्स लगता है उसको हम टैरिफ कहते हैं, ठीक है। लेकिन टैरिफ का क्या मतलब ये प्राइसिंग कि हमने इसकी जो प्राइस है वो कितनी डिटरमाइन करनी है, ठीक है। लेकिन जब इस सेंस में पूछेगा आपसे वो साथ लिखेगा जरूर कि प्राइसिंग, ठीक है। अगर कुछ प्राइसिंग ना लिखा हो, साथ कुछ नहीं लिखा हो, तो हमने क्या एज्यूम करना है? जो import टैक्स वाली, yes. ठीक है। कहते हैं प्राइसिंग, इसकी प्राइसिंग कौन डिटरमाइन करता है? पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, अभी हमने कहा परसों देखा था कि 2-4 रुपये बढ़ गई है, ठीक है। अभी कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, ठीक है। सब्सिडी टैरिफ। अब दैट्स वाज पावर इंडस्ट्री का, ठीक है। क्या वापडा में गवर्नमेंट की तरफ से भी सब्सिडी का मतलब होता है कि ग्रांट, गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट। अब लेट्स सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं वापडा को कोई गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिल गई, ठीक है, अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए। सब्सिडी की मतलब फिक्स्ड रिटर्न एंश्योर्ड टू इन्वेस्टर। अच्छा, यहाँ पे लेट्स सपोज अगर किसी इंडिविजुअल के शेयर्स इन्वॉल्व है, 90% तो में भी गवर्नमेंट रेगुलेटेड हो, गवर्नमेंट ऑन्ड हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल के शेयर्स, किसी इंडिविजुअल का इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो उसका जो एग्रीमेंट होता है वही होता है कि हम आपको फिक्स रिटर्न देंगे। अच्छा, फिक्स रिटर्न देने की वजह क्या है? फिक्स रिटर्न की वजह यह है कि हाई रिस्क की कंपनी है पावर इंडस्ट्री, ठीक है। कि इंडस्ट्री हाई रिस्क की, इसलिए जो आप में इन्वेस्ट कर होता है वो ये नहीं कहता यार कि अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में भी ना हो, में भी हमें जो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करा रहे हो इसकी वजह से बढ़ जाए, एक्सचेंज रेट की वजह से ज़्यादा हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ जाए, प्रॉफिट कम हो, ठीक है। तो नॉर्मली ये होता है कि प्रॉफिट बेस पे, डिविडेंड बेस पे दिया जाता है। लेकिन जो इस इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं वो क्या डिमांड करते हैं कि हमें फिक्स रेट पे, लेट्स सपोज हमारा आप डिटरमाइन कर दो कि अगर हमने आपको 1 लाख रुपया दिया है तो हमें हर साल इसका 5% एज अ प्रॉफिट चाहिए या एज अ डिविडेंड चाहिए, रिटर्न चाहिए, ठीक है। आपका प्रॉफिट जितना भी हो उससे हमें कंसर्न नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट गारंटी। अब लेट्स सपोज ये जो है कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, इसको गारंटी क्या होगी गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आपका पैसा डूब गया तो हम आपको पैसा रिटर्न करेंगे। इन केस में अगर एज अ लोन उसने दिया हो, जैसे हमने डिबेंचर्स पढ़े थे, गवर्नमेंट डिबेंचर्स इशू करके लोन्स लेती है, गवर्नमेंट से लोगों से पैसा लेती है, तो इसमें लोगों ने ये गवर्नमेंट ने इनको ये गारंटी दी होगी कि अगर आपका पैसा डूब गया हम आपको रिटर्न करेंगे, ठीक है। प्रीडोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इस पर डोमिनेट करती है, कंप्लीटली जो बोर्ड होता है वो गवर्नमेंट का ही होता है। हाईली रेगुलेटेड, रेगुलेशंस इस पर बहुत ज़्यादा होती हैं। रेगुलेशंस किसकी तरफ से होती हैं? नेपरा की तरफ से। नेपरा की रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो पावर इंडस्ट्री को मैनेज करती है, ठीक है। इसके अंदर के इलेक्ट्रिक, वापडा, आइस्को, इलेक्ट्रिसिटी है, मैपको, मुल्तान, ठीक है। नेक्स्ट चले, कॉम्पोजिशन ऑफ टिपिकल पावर कंपनी। अच्छा, ये तो वो चीज़ें थी जो हम स्पेसिफिकली इस पावर जनरेशन कंपनी में पढ़े थे। इसके अलावा जो सारे इसके अंदर प्रोसीजर्स हैं, जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब वही हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। सबसे पहला फाइनेंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट हर एक इदारे में पढ़ते आए हैं अभी तक, वही काम हो रहा है। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्सेशन, प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वो होगा जो परचेजिंग करेगा इसके बिहाफ पे, ठीक है। रेगुलेटरी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट की तरफ से जो एक डिपार्टमेंट है नेपरा वही देख रहा होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, ये यहाँ पे हेल्थ का जो इलेक्ट्रिसिटी कुछ सेंसिटिव ये इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स हेल्थ से रेलिवेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जान का, ठीक है। इसमें जो रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है कि आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत ज़्यादा लेने। कंप्लायंस विद HSE, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट, compliance with legal and regulatory requirements related to HSE to ensure HSE requirement are embedded in routine and non-routine activities, ठीक है। ये फर्दर आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स, HR डिपार्टमेंट हर जगह पे होता है। IT टेक्नोलॉजी, बिलिंग फंक्शन का क्या होता है जो हमें हर महीने बिल आ जाता है पहली तारीख को, ठीक है, वो डिपार्टमेंट ही लाता होगा। इनका बिलिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा होता होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक।
मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, इनकी मार्केटिंग करना। की चैलेंजेस लास्ट में लिखे हुए कुछ चैलेंजेस। अच्छा ये ऊपर वालों को फर्दर डिस्क्राइब करने की जरूरत है? नो सर। ठीक है। अच्छा की चैलेंजेस लास्ट में लिखे हुए इनको पावर इंडस्ट्री को जो कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ जाते हैं ऑपरेशंस करने में, वो क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स एंड नेटवर्क ऑफ देयर एंड देयर इफेक्टिव ऑपरेशन। इनकी जो मशीनरी होती होगी हैवी होती है, कॉस्टली होती होगी, ठीक है, और इनका जो काम होता है वो सब मशीनरी भी होता है, ठीक है। अगर मशीन अवेलेबल नहीं होगी तो फिर इशू आएंगे, चैलेंज होगा। रिलायबल एंड सेफ ऑपरेशंस, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है जान का, सेफ ऑपरेशन हेल्थ सेफ्टी के ऊपर हमें जो पड़ा है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू कस्टमर, हमें लेट्स सपोज हमें कस्टमर ये अज्यूम करता है कि जो उसको पावर मिल रही है उसमें कोई इंटरप्शन ना हो, लेकिन जिस तरह लाइट चल जाती है कभी कभी, ये क्या है? ये उनके लिए, हमारे लिए चैलेंज है, ये उनके लिए भी है कि ऐसा क्यों होता है? बिजली कम प्रोड्यूस हो रही है इसलिए ऐसा होता है। प्रोमोट रिस्पॉन्स टू कस्टमर कंप्लेंट, जो कस्टमर कंप्लेंट करता है उसको रिस्पॉन्स करे, जो होता तो नहीं है। टाइमली कलेक्शन ऑफ बिल्स, टाइमली ये बहुत जल्दी हो जाता है पहली तारीख को। रिड्यूसिंग पावर थेफ्ट एंड लाइन लॉसेस, जो बिजली चोरी हो जाती है, लोग एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे केबल्स चेंज कर देते हैं। सर्कुलर डेट इशू ज़्यादा होते हैं, जैसे हमने ये पढ़ा है, लोकल भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी होती है? अच्छा इस पर डिग्री ला दो। ठीक है। नेक्स्ट कौन सी आ गई? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो ये क्लॉथ्स वगैरह कपड़ा बनाती है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में ये स्टार्ट पे जो 4 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं ये पढ़ें। ये 4 पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हैं ऐसी जो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स तो नहीं, लाइक डेट्स और सेंस में परसेंटेजेस ज़्यादा लिखी हैं। सर वैसे डेट्स तो रेडी नहीं हो जाती। नहीं वो डेट्स की बात मैं नहीं कर रहा, जैसे सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में आए। अच्छा, टेक्सटाइल सेक्टर इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू पाकिस्तान's total export, representing 57% of country's total export in financial year 2020 and 21। आपसे पूछेगा 2020-21 में टोटल एक्सपोर्ट्स कितनी हुई है टेक्सटाइल की, नीचे 4 ऑप्शंस देगा। अभी परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट होगी और डेट भी, यहाँ पे डेट वेरी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, ठीक समझ आ? अच्छा अब आपके लिए टास्क ये भी है कि जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ना 57% ऑफ कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट, आपने अब ये भी चेक करना है साथ गूगल से कि 2022-23 में टोटल एक्सपोर्ट्स कितनी थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, वो भी साथ लिख लीजिए, क्योंकि जस्ट इन केस अगर पूछ ले तो, ठीक है। ये इस तरह सिर्फ ये नहीं, 3-4 जगह होगी ऐसी, या जितनी भी होगी ये आप एक बार जरूर उसको गो थ्रू कर लीजिए। फोर्थ पैराग्राफ जो लास्ट पैराग्राफ है उसको पढ़ के फिर मुझे बताइएगा, स्टॉप करिएगा। पढ़ लो। अच्छा जो फोर्थ पैराग्राफ है वो पढ़ लिए? अच्छा अब नॉर्मली जब हम किसी भी मार्केट को देखना चाहते हैं ना, हम उसकी टॉप 10 या टॉप 100, नॉर्मली तो 100 ही होता है, यहाँ पे 10 पे लिखा, टॉप 10 या 10-100 कंपनीज को उठाते हैं, ठीक है। उनके कितने शेयर्स मार्केट में, कितने शेयर्स, लेट्स सपोज उनके 1010 कंपनीज के शेयर्स मार्केट में लोगों ने परचेज किए हुए, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 1 लाख, ठीक है। और इस मार्केट में जो शेयर की एवरेज प्राइस है मार्केट में, ठीक है, अब ये तो होगा ना एक कंपनी का प्रॉफिट अगर ज़्यादा होगा तो उसके शेयर की प्राइस में 20 रुपया ज़्यादा होगा, ठीक है। मार्केट में जो एवरेज इंडस्ट्री की जो शेयर की प्राइस है टॉप 10 उठाइए तो मतलब कि सबकी शेयर की प्राइस अच्छी हो, ठीक है। उसको हम मार्केट के जो शेयर की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे क्या आएगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन की। इससे होता कि इसका मतलब क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ आ गई? अच्छा अब इस मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि इस मार्केट में टोटल लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है टॉप पे, ठीक है। अब अगर बड़ी मार्केट और इंडस्ट्रियल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है थोड़ी छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है,
ठीक है। अब लेकिन अगर बड़ी मार्केट हो तो हम टॉप 100 को उठा लेते हैं, क्योंकि हम अगर 10 को उठाएं बड़ी मार्केट से, तो बाकी जो 90 हैं उनकी भी तो एवरेज अच्छी है, हम उनको इग्नोर कैसे कर सकते हैं। Yes. और ये भी फिक्स नहीं है, ये भी ज़्यादा हो सकता है 300, ठीक, 100 ही नॉर्मल होता है। क्लियर। नीचे से कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। ये करंट ईयर में या करंट सिचुएशन में जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अप डाउन नहीं हो रही है, इनको भी एक बार पढ़ लें। पढ़िए सर। पढ़ लिए ये सारे जो 5-6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें समझ में आई है। क्लस्टर फेलियर टू बेनिफिट फ्रॉम कॉस्ट एफिशिएंसी थ्रू क्लस्टर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इसका क्या मतलब है? मतलब कॉस्ट इसकी ज़्यादा हो जाएगी। क्लस्टर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का मतलब होता है कि एक इंडस्ट्री है, नॉर्मली एक इंडस्ट्री में, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सब एक दूसरे कॉम्पिटिटर होंगे, मेरी सेल ज़्यादा हो, मेरी सेल ज़्यादा हो, ऐसा ही। लेकिन इन सब के ज़्यादा ऑपरेट करने से कंपनी को ओवरऑल इकॉनमी को कुछ बेनिफिट्स होंगे, ऐसा ही। इकॉनमी को क्या बेनिफिट्स होंगे? एक्सपोर्ट में भी बढ़ जाए, ठीक है, कॉस्ट कम हो जाए, ठीक है, ये ओवरऑल इकॉनमी को फ़ायदा होता है, ऐसा ही है। इसको कहते हैं क्लस्टर। अब दो कॉम्पिटिटर जब एक ही इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से कुछ जो बेनिफिट्स आते हैं उसको क्लस्टर कहते हैं। ये मैंने शायद आपको 2 बार बताया भी है पहले, ठीक है। अब उनको जो बेनिफिट्स होते हैं उसको हम क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं फेलियर टू बेनिफिट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इकोनॉमीज थ्रू क्लस्टर डेवलपमेंट। जब सब मिलकर ऑपरेट करेंगे तभी क्लस्टर डेवलपमेंट होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर इंडस्ट्री छोटी सी होगी तो फिर क्लस्टर जो ग्रोथ है, क्लस्टर से जो बेनिफिट्स आएंगे वो कम होंगे, ठीक है। ले रहे हैं यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अगले जो 2 पेजेस हैं, 3, इनका पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि यहाँ पे कपड़ा कैसे बनता है, ठीक है। ये एक बार पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसमें सिर्फ ये बताया कि कपड़ा बनता कैसे, स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, ये भी हुई है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी ऑडिट्स, शिपमेंट एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। ये एक बार रीड कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन रीड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोर ऑपरेशन ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस। पहला ऑपरेशन कौन सा है? अकाउंट्स एंड फाइनेंस। अच्छा, ये दोबारा से वही आ गई, ये रिपीट होंगे हर एक जगह पे, ठीक। अकाउंट्स एंड फाइनेंस, उसमें बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजटिंग क्या होता है? जो बजट डिसाइड करते हैं। ईयर एंड पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा फॉल ईयर सेल कितनी होगी, कॉस्ट कितनी होगी, एक्सपेंस कितना है, इसको बजटिंग कहते हैं। ये एक बजट होता है। फोरकास्टिंग का क्या मतलब है? फोरकास्टिंग का ये मतलब कि फ्यूचर में हमारी सेल कितनी होगी, बजट बनाते हुए हम फोरकास्ट की वैल्यूज ले होते हैं। फाइनेंसिंग एंड ट्रेजरी ऑपरेशन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्या मतलब है? जो अपने एसेट्स वगैरह देंगे। वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन होती है, वो होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का होता है, ठीक है। ये करंट होते हैं। अगर ये ज़्यादा होंगे तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, अगर ये ज़्यादा होंगे तो वर्किंग कैपिटल कम होगा, नेगेटिव में आ जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। अब मैनेजमेंट का क्या मतलब है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके जो करंट एसेट्स हों वो ज़्यादा हों, करंट लायबिलिटीज कम हो। ये वैसे भी कर्जे हैं, ये कम होना चाहिए, फिर आपका ये मैनेज हो जाएगा, ठीक है। करंट एसेट्स कैसे मैनेज होंगे? इन्वेंटरी ज़्यादा होगी, रिसीवेबल, कैश एंड बैंक ज़्यादा होगा तो करंट एसेट्स। सेल्स एंड मार्केटिंग, सिंपल ये तो मार्केटिंग के बारे में, लेकिन नीचे जो टॉप 5 एक्सपोर्ट मार्केट अलॉन्ग विद परसेंटेज शेयर, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? रेडीमेड गारमेंट्स। जो हमारी सेल होती है वो कितने की होती है? एक्सपोर्ट जो होती है $2.451 बिलियन की होती है एक्सपोर्ट। उसमें से यूएसए को 23%, स्पेन को 14%, यूके को 13%, जर्मनी को 13%, बेल्जियम को 6.97% होती है रेडीमेड गारमेंट की सेल, एक्सपोर्ट, ठीक है। पहले दोनों पॉइंट एक ही है। अब नेक्स्ट, बेडवेयर जो होता है वो कितना एक्सपोर्ट करते हैं हम? $1.768 बिलियन। उसमें से यूएस को इतनी परसेंट, जर्मनी को इतने परसेंट, नेदरलैंड को, बेल्जियम को, इटली को, ठीक है। ऐसी टेक्सटाइल आगे लिखा है और कॉटन फैब्रिक्स लिखा है।
इन दोनों को एक बार देखें। अच्छा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परसेंटेजेस ज़रूर आएंगी, ठीक ठीक है। है, इसको ज़रूर देखिएगा। सर वैसे टाइम के साथ परसेंटेजेस चेंज हो जाते हैं? कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ईयर एंड हमारे पास लिखा हुआ नहीं है ना, तो जब वो क्वेश्चन करे तो हमसे वो ये एज्यूम कर रहा होगा कि हम जो बुक में लिखा हुआ है वही परसेंटेजेस बताएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ईयर एंड लिखा हुआ नहीं है ना। अब साथ इतना मेजर फ्लक्चुएशन आती नहीं है। अब 2.451 बिलियन है, मे बी ये 2.4 बिलियन हो जाए, और कितना चेंज जाएगा, क्योंकि ये अपडेटेड रिजल्ट्स पे होते हैं। लेकिन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इसमें देख के ये लगता है कि हमें भी लग रहा है कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसा पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन इसको एटलीस्ट 3-4 बार रीडिंग मस्ट कीजिए, ठीक है। ये हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स ही पढ़ना है, हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ ये वाला सेफ्टी पढ़ा है। पढ़ ली, ऊपर वाले भी दोनों पार्ट्स पढ़ लिए हैं, कितनी कॉटन फैब्रिक से कितनी एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो ड्रग्स वगैरह ड्रग्स बनाती है, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, ठीक है। अब ये पाकिस्तान में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो बेसिकली हैं ही पाकिस्तान की, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल हैं, पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, जिनके ऑपरेशन पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, ऐसी कंपनीज को मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये टेबल्स शायद हम ऊपर एक छोड़ के आए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी है एक, और पावर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टेबल है जिसमें कंपनीज के नाम लिखे और आगे ये टाइप उनकी लिखी हुई है, ठीक है। ये कंपनीज के नाम भी एक बार देख लीजिए और उनकी टाइप भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये स्टार्ट से पढ़ेंगे पैराग्राफ की जो है, पहले 4 स्टार्ट वाले इंट्रोडक्शन है। ऐसे जो है ना समझ लीजिए, सब क्लियर है, ठीक है। अच्छा उसके बाद टेबल देख लिया, अच्छा उसके बाद पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, लेकिन यहाँ पे जो कस्टमर होता है उसको नॉर्मली अपनी जेब से ही पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। कहने को तो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, लेकिन हर एक चीज़ के एक्सपेंस कस्टमर को खुद ही बियर करने पड़ते हैं, जो एंड यूजर को खुद ही बियर करने पड़ते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ नेक्स्ट पैराग्राफ्स पढ़ने होती हैं। 9000 मार्केट एक्टिव मार्केट पाकिस्तान।
अच्छा कि सैलरी फीचर्स लिखिए हुए फार्मास्यूटिकल कंपनी के। सबसे पहला कौन सा है? सेल्स इंसेंटिव। क्या मतलब है सेल्स इंसेंटिव का? नॉर्मली हम मेडिकल स्टोर्स पे देखते हैं कि मेडिकल स्टोर्स होते हैं वो तो एक लाइसेंस्ड पर्सन के नाम पे, डॉक्टर जिसके पास डिग्री होगी उसी को मिला होगा वो लाइसेंस, जिसके नाम पे खुला होगा मेडिकल स्टोर। लेकिन आगे कौन खड़ा होता है? एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है जिसने एक सिंपल डिग्री या कोर्स किया होता है, उसके नाम पे ओपन तो नहीं हो सकता लेकिन वही उसको चला रहे होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे उसी की बात हो रही है। रिप्रेजेंट सेल्स इंसेंटिव, जो अपने इंसेंटिव की बेस पे, अपने कमीशन की बेस पे या अपनी सैलरी की वेज की बेस पे काम कर रहा होता है। ठीक। नेक्स्ट क्या है? पाकिस्तान पेमेंट टू ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, जो भी लाइसेंस लेता है उसको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है। अब वो चाहे लाइसेंस रिन्यूअल की फीस हो, लाइसेंस में भी कुछ टाइम के लिए होता होगा, लाइसेंस रिन्यू भी कराना होता है, जब फर्स्ट टाइम लाइसेंस आता होगा उसकी पेमेंट करनी होती होगी, न्यू ड्रग रजिस्टर जब बनाना होगा तो उसकी करनी होती होगी, या हर साल सालाना प्रॉफिट पे 1% एडिशनल इनकम टैक्स लगते हैं। ठीक है। पेमेंट टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कौन से हैं? इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको भी पेमेंट्स करनी पड़ती है। उनको पेमेंट क्यों करनी पड़ती है? एक तो इदारा उनके साथ रजिस्टर होता है, सेकेंडली ये कि जो भी नई पॉलिसी आती है वो वहीं से आती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? सेल इनवॉइसिंग, डिलीवरी एंड रिसीट ऑफ कलेक्शन। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है समझाने में? ठीक है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? जो हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, न्यू रिसर्च, जो न्यू एक्सपेरिमेंट्स होंगे। ठीक। क्लिनिकल ट्रायल्स, जो भी रिसर्च हमने कोई चीज़ कर ली उसकी जो ट्रायल हम लेंगे सबसे पहले, नॉर्मली जो एनिमल्स के साथ किया जाता है न्यूज़ की बात। एक बार पढ़ लेते हैं सारे, तो उसके बाद एक बार आप रीड कर लीजिएगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मार्केट अटेंडेंस। मार्केट रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज, देयर अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब है? जो उनको फायदे हो सकते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज से उनको फायदे हो सकते हैं। मार्केट अट्रैक्टिवनेस, क्या मतलब है मार्केट अट्रैक्टिवनेस का? मार्केट कैप्चर बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। क्यों ज़्यादा कर सकते हैं? क्योंकि जनरल नीड होती है लोगों की, कोई बीमार हुए तो उसको ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को प्रेफर करना पड़ता है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, अब यहाँ पे बता दें करंटली जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है वो लेस देन $200 मिलियन है। ठीक है, लेकिन इट कुड रीच $1 बिलियन, ये $1 बिलियन तक रीच हो सकती है अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हम एफिशिएंटली यूज़ करें। मैंने पीछे चैप्टर में पढ़ा होगा कि हम रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर हम रिसोर्सेज अपने को एफिशिएंटली यूज़ करें तो हमारी एक्सपोर्ट कहाँ तक पहुँच सकती है? $1 बिलियन तक। और अभी कितनी है? लेस देन $200 मिलियन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चैलेंजेस, प्राइस कंट्रोल्स। अब नॉर्मली ऐसा ही होता है, हमारी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसमें मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट हो रही होती हैं फॉरेन से, ऐसे ही है। अब पहली बात ये, लेट्स सपोज ऐसा हो कि मे बी गवर्नमेंट बैन लगा दे कि आप फॉरेन से कोई चीज़ मंगवा नहीं सकते, एक इशू आ गया। ठीक है, तो अब जब आप कम ऐसा रिसोर्स में भी आप इंपोर्ट नहीं करा सकते तो आपको कॉस्टली चीज़ मंगवानी पड़े, उसी मटेरियल को बनाने की प्राइस बढ़ जाएगी। सेकेंडली एक्सचेंज रेट बढ़ गया, आप इंपोर्ट करवा रहे हैं, प्राइस बढ़ गई। अब इन सब फैक्टर की वजह से प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, प्राइस कंट्रोल करना मुश्किल है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिले इन न्यू मेडिकल रजिस्ट्रेशन। अब जब भी कोई न्यू मेडिसिन आती है तो हमें उसको रजिस्टर करना पड़ता है। कहाँ पे कराना पड़ता है? ऊपर हमने भी पढ़ा है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, यही हमने पढ़ा है। तो जब भी कोई नई मेडिसिन आएगी हमें उसको, अगर हमारे रजिस्ट्रेशन में टाइम लग गया तो ये हमारे लिए एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इदारे इतना जल्दी काम नहीं करते। या मे भी उस पर सबसे पहले रिसर्च हो कि ये जो इन्होंने इन्वेंशन लाई है न्यू ड्रग इन्वेंट करने के लिए ठीक है या नहीं, उस पर ट्रायल्स हो सबसे पहले, उसके बाद ही वो आएगा मार्केट में। सोर्सिंग APIs एंड वे फॉरवर्ड। The pharmaceutical industry is highly dependent on imports of active ingredients from neighboring countries such as China and India. ठीक है, फॉरेन हमारे पास जो सोर्सेज है वो सारे इंपोर्ट ही हो रहे हैं, हमारे पास लोकल नहीं। चीज़ को एक बार पढ़ना है, रीडिंग करनी है कि नेक्स्ट टॉपिक पे चले? सर पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पढ़। यस, ये रीडिंग आपने प्लीज रीडिंग आज जरूर करनी है इसकी। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री कौन सी होती है जो हम गैस यूज़ करते हैं? ऑयल एंड गैस, इसकी सबसे एक्टिव एग्जांपल ऑयल एंड गैस OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट। अच्छा कल पढ़ी? मैंने देखा था वो जो OGDC कंपनी है
123.2 million profit by CM 2023 से turnover. उसका शेयर सबसे महंगा इस टाइम शायद OGDC का ही है पाकिस्तान में, आई थिंक ऐसे। ठीक है, ये स्टार्ट से पढ़ें पहला पैराग्राफ। अच्छा एक पहले ये सुने, अपस्ट्रीम क्या होता है, मिड स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अपस्ट्रीम का ये मतलब है कि हमने जब से पहले ज़मीन से जो एक्सप्लोरेशन करते हैं, ऑयल एंड गैस ज़मीन से निकलता है। Yes. सबसे पहले जो हमने ज़मीन से एक्सप्लोरेशन की उसको हम क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद क्या है मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम का मतलब है हमने इसको जो ज़मीन से निकाली है इसको अपने हेड ऑफिस तक, हेड ऑफिस में तो हम लोग बैठते हैं, अपने उस एरिया में जहाँ से हमने आगे लोगों को पहुँचानी है उस एरिया में लेके गई। ठीक है, ये मिड स्ट्रीम हो गया। और जो डाउन स्ट्रीम है तो क्या मतलब है उस एरिया से हम एंड कस्टमर्स को पहुँचाएंगे। ये तीन मतलब है। ठीक, ये मेजर प्लेयर्स इन पाकिस्तान भी एक बार देख लीजिएगा। ये आपने टॉपिक पढ़ा है पहले फिजिक्स में, ऑयल एंड गैस वाला। Yes sir, केमिस्ट्री में पढ़ा था। मतलब रिफाइनिंग कैसे होता है कि प्योरीफाइड फॉर्म में तो नहीं निकलेंगे ना ऑयल है या तो उसकी फिर प्रोसेसिंग कैसे होगी। उनको फिर प्योरीफाई करना पड़ता है। Yes. ठीक है, मतलब आपके लिए जो न्यू थे वो फार्मास्यूटिकल टेक्सटाइल थे, नहीं फार्मा, आप मेडिकल बैकग्राउंड से, तो फार्मास्यूटिकल भी आपके नहीं होता है, Yes. सिर्फ टेक्सटाइल नहीं होता। मतलब आपकी अच्छी ग्रिप हो जाएगी इस चैप्टर पे। सर ये फ्लो चार्ट भी आ सकता क्या हुआ? नहीं, ये नहीं आ ये नहीं आ सकता। पढ़नी? Yes. ठीक, अब ये जो सप्लाई चेन है ये सबसे पहले अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होता है, उस जगह से हम जब इन्वेंशन करनी होती है, ऑयल फाइंड करना होता है, उस जगह से हम ऑयल निकाल लेते हैं, ऑयल या गैस। मिड स्ट्रीम हम इसको उस जगह पे पहुंचेंगे। अब यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये वो जगह है जहाँ पे हम इसको लेके जाएंगे। फिर उससे आगे फर्दर हमने जब डिस्ट्रीब्यूट करना है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम देयर आर करंटली 7 रिफाइनरीज एंड 28 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। रिफाइनरी पे पहले रिफाइन होगा और उसके बाद हम एंड यूजर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डायरेक्ट उसको लोगों तक पहुँचा देंगे। लोगों तक पहुँचाने का मतलब कि ये ऑयल, ये पेट्रोल और ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो ये होलसेलर एंड सेलर तक पहुँचा देंगे और रिसेल करते हैं। ठीक है, ये तीनों एक बार पढ़ लें। पढ़िए सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, गैस सप्लाई चेन। कि वो चेन है जहाँ से हम गैस सप्लाई आगे कर देते हैं। नॉर्मली दो ही है पाकिस्तान में, दो ही है, एक सुई नॉर्थर्न गैस पाइपलाइन और सुई साउथर्न गैस पाइपलाइन। ये आगे फर्दर एंड यूजर तक कंट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Yes. ठीक है, सेल एंड फीचर्स। सबसे पहले क्या है, Land लैंड एक्विजिशन। ऑब्वियसली आपको जब कोई भी ऑयल या गैस निकालनी है तो कहाँ से निकालेंगे, Land. लैंड से। उसके लिए आपको क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लैंड का बाय करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद प्रोक्योरमेंट। लैंड तो आपने बाय कर ली, प्रोक्योरमेंट का मतलब परचेज होती है, लेकिन उसके अलावा जो आपको डिवाइसेस चाहिए, मशीनरी चाहिए, उसके बाद लेबर चाहिए, ड्रिल मशीन चाहिए, और उसके बाद जो सर्च करने वाले जो होते हैं कि यहाँ पे है या नहीं है, जो भी मशीन्स को कहते हैं, वो आपको चाहिए, वो खरीदनी पड़ेगी।
हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। अच्छा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ऑयल एंड गैस ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, यहाँ पे जान का नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अब ऑब्वियसली जब रिस्की कंपनी है, जान का रिस्क ज़्यादा हो सकता है, तो हमने लोगों को काम करने से पहले ट्रेनिंग एंड डेवलप ट्रेनिंग उनको देना बहुत ज़रूरी है, काम कैसे करना है, ठीक है। अब ये नॉर्मल लेबर वाला नहीं है तो लेबर ही एंड यूज एंड एम्प्लॉई, लेकिन उसको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है और मस्ट होता है। नेक्स्ट, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर हम सिर्फ इसके साथ तो नहीं कह सकते, ऑयल एंड गैस ये तो तीनों के साथ कह सकते हैं, चारों के साथ कोई भी इंडस्ट्री है वो सोशल वेलफेयर में इन्वॉल्व होना चाहिए तो हो सकती है, ठीक है, सोसाइटी की। और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स हमने पढ़े हुए हैं पहले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। उसका अपना नाम अच्छा होता है, रेपुटेशन अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेंगे तो साइलेंट फीचर्स को। सर जहाँ से हम ऑयल निकालते हैं जिस टैंक से, वो दोबारा यूज़ हो सकती है? हो सकती है, यूज़ हो सकती है, लेकिन दोबारा ऑयल तो वहाँ से नहीं निकलेगा, लेकिन यूजेबल तो हो सकती है दोबारा, अगर उसकी इस सिचुएशन में लेंगे वो यूजेबल हो तो फिर तो हो सकती है। पढ़िए सर। जैसे जो समझ ना आएगा इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस चैप्टर को करना है रीड, ठीक है, 2-3 बार करना है। उसके बाद आज आपको मैं चैप्टर 3 के टेस्ट शेयर कर देता हूँ, आपने वो सॉल्व करना है टेस्ट आपने मुझे टेस्ट की पिक्चर भेज देनी है, ठीक है। सेकेंडली मैं आपको ग्रुप में सोल्यूशन भेज दूँगा, आपके पास टेस्ट होगा, आपको खुद पता चल जाएगा मेरे कितने MCQs ठीक है और कितने गलत हैं, ठीक है। पहले आपको सेंड करूँ? मुझे सेंड करना है, आप सेंड करेंगे तो उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन भेजूँगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि अभी आपके पास हैं दिन 16-17 दिन हैं अभी, ठीक है। मेरी यही प्रेफरेंस थी कि इस मंथ एंड तक चैप्टर ख़त्म कर दूँ, इस वजह से आपको थोड़ा सा तेज़ लेके चलें, क्योंकि आपके पास फिर जो रिवीजन है वो टाइम अच्छा बन जाएगा। अब आप चैप्टर 1 से भी स्टार्ट करेंगे तो वो आपके पास अगर 15 दिन भी हैं, जो 13-14 दिन भी अगर आप दें तो तब भी आपकी तैयारी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। फर्दर आपके कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन इसको अभी और ऐसे ही आगे लेके चलते रहिएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो कभी भी पूछनी हो तो आप एग्ज़ाम डे तक पूछ सकती हैं, ठीक है, किसी को, ठीक है।